आदाब, नमस्कार। आयशा अफजल की फरमाइश पर इसमें चुगताई का एक और अफसाना, उन्वान है हमसफर। सुनिए, हमसफर। जम्मू बचिया के चाले का जोड़ा धूम धड़ाके से सिल रहा था। चची भी और अम्मा जी में धुआंधार बहस हो रही थी। चची भी मुसिर थी कि चंपा तोई का जमाना गया। नए फैशन की रूह से बनत के ऊपर तले स्तंबुल बेल और गंगा जमनी करने खूब खिलेगी। अम्मा जी कहती थी, करन मुई नफकती दो घड़ी में बटकर सुतली हो जावे, चंपा बरसों जमी रहे हैं। बजिया अपने जहर से दूर बेताल्लुक सी बैठी बच्चों के संग कोट पीस खेल रही थी, मगर जी उनका बनत और घुघरों में ही खुलझा हुआ था। वो उन दीदे का पानी ढली कुंवारियों में से न थी जो खुले बंदों बैठकर अपना जहर सीती। कभी उसे कुछ टकवाना होता तो चची भी कहती, जम्मू बेटी जरा मेरे कुर्ते में मखमल के फूल टांग दे। बजिया समझ जाती, मगर फूल टांग देती, सबके सामने नहीं, दालान दर दालान ले जाकर चची बी ने पस्ती क्रेप के दुपट्टे पर टापटी की बनत के आसपास इस्तंबुल बेल और गंगा जमनी करन जमा कर पूछा, क्यों जम्मू, कैसा लगता है? बजिया शर्म से कटारा हो गई और बौखलाहट में अपने आड़ी के इक्के पर तुरप मार दिया। अम्मा जी ने कहा, हाय दुल्हन, खुदा खैर करे, तुम्हारी तो जानो मत मारी गई है। अहे वो बेचारी क्या बोलेगी? मगर कहना चची भी का मानना पड़ा। चची भी थी भी तो फैशनेबल। चोटियों के बाल का फैशन वो अपने मैके से लाई, जो सारे मोहल्ले में वबा की तरह फैल गया। काशगारी सेंस तक पोती थी। सुर्ख पतक का कागज जिसमें जेवर बंद कर आते हैं हमेशा उनके पानदान के डिबिया में अड़सा रहता। सबकी आंख बचाकर पान खाते वक्त होठों पर कागज थूक से तर करके घिस्सा मार लेती और उनके हिसाबों लिपस्टिक लग जाती। करण के हक में फैसला होने के बाद जोड़ा चलने लगा। चंदी मैया ने तरंग में आकर लरसती बलगम भरी आवाज में बड़े गाने शुरू कर दिए, एकदम जैसे सबके दिलों में शहनाइयां बज उठी। शादियों का मौसम सा टूट पड़ा। जोड़े पे जोड़ा लगाए जाने लगे। रफीक मियाँ की रजिया बी से, फरीदा बी की पन्नू मियाँ से, रशीद मियाँ की सफ़ों से डोरी बांधी जाने लगी। तू किसी से ब्याह करेगा रे? मजाक में चची ने छब्बों से पूछा। तुमसे। 2 बरस के छब्बों ने माँ की गोदों में चलकर फैसला किया। सब हंस पड़े। बात फैलती गई, यहां तक कि कुंवारी बजिया के होने वाले लड़के या लड़की का जोड़ा लगा दिया गया। कल्लू की मां दहलीज पर बैठी धनिया गरी कूट रही थी। तरंग में आकर बोली, अरे कलवे, तू किससे ब्याह करेगा? छाबा बीबी से। 5 बजे कलवे ने गप्पा गल्लों वाली नौशाबा की तरफ प्यार से देखकर कहा, और छाबा बीबी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सब हंस पड़े, मगर चची बी का शहाबी रंग तमतमाकर कुरमुजी हो गया। उठा जूती तड़ा तड़ कल्लू के नाक, मुंह और सर पर जड़ दी। हंसी में खसी हो गई। ताश के पत्ते फेंक फांक कर जम्मू बजिया रोते हुए छब्बों को कोले पर टिकाकर ठुमकने लगी। अम्मा जी ने बिसोरती हुई छाबा को गोद में समेट लिया। कल्लू की नाक से जीते जीते खून की तलल्ली बहने लगी। कल्लू की मां छाती पीट पीट कर दहाड़ी।
आए आए मेरे पूत को मार डाला, आए मेरे बिन बाप का बच्चा। कल्लू का बच्चा खैरात के टुकड़ों में पलने वाला, उसके ये लक्षण, मोदी का कीड़ा और दिमाग आसमान पर। चची भी का पठानी खून खोलकर लावा बन गया। फरहामजादे को रोटियां लगी हैं। अरे दुल्हन, सैयद बच्चा है, अम्मा जी ने सर पीट लिया। इसकी बिसाखी क्या? तुम काहे को अपनी आकबत सवारो? चूल्हे में पड़े सैयद बच्चा और भाड़ में जाए सैयदानी। मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखा तो दीदे निकाल लूंगी। अम्मा जी रोकती रहीं, पर चची भी बिफर चुकी थी। कल्लू की मां ने ऊपर से 2 धमों के कल्लू की पीठ पर और जमाए और उसकी 7 पुश्तों को कोसने लगी। ऐ तुझे 2.5 घड़ी की आवे, बाबा को खा गया। अब जन्मजली के सर छुपाई की जगह थी, सो भी बलिया मेट करके दम लेगा। खुदाई खार नामुराद। उसे घसीटती हुई बावर्ची खाने में ले गई। कल्लू की माँ वैसे ही हमारी दूर की खाला थी, पड़ोसियों को खाला कह लेते हैं, पर उन्हें खाला कहते आरसी आती थी। इम्तियाजी तो ना कहते, पर कल्लू की माँ जरूर कहते। गिरते गिरते उनकी पोजीशन नौकरों जैसी हो गई थी। वो जहां भी जाती, 2-4 दिन की मेहमानदारी के बाद लोग धीरे धीरे उन्हें ढप्पर ले जाते। मामा खिसका दी जाती और वो बगैर तनख्वाह के सिर्फ फटे पुराने और रोटी पर मामा का ओहदा संभाल लेती। मियाँ लाम पर गए, सुना जाने किसकी गोली खाकर ढेर हो गए। इम्तियाजी खाला का तो किसी लाल मुंह वाले से भी बैर न था, पर अल्लाह जाने किस अल्लाह के बंदे ने उनकी मांग उजाड़ दी। तनख्वाह का कोई जिक्र नहीं। भला अपने रिश्तेदारों को तनख्वाह देकर कौन दलील करता है? हाँ, ईद बकरीद पर आपा सलाम और दूल्हा भाई सलाम के सिले में अठन्नी और अम्मा जी से और रुपया अब्बा जी से जरूर मिल जाता। दूसरे नौकरी की तरह बेगम साहिबा नहीं कहना पड़ता, बल्कि आपा और दूल्हा भाई कहने का फख्र हासिल था। कल्लू की माँ जो यूं तेरे मेरे दर पर माथा रगड़ती थी, इसकी भी एक वजह थी। वो चाहती थी कि उनका कल्लू लिख पढ़कर किसी काबिल हो जाए, और वो राज जो मियाँ के दम से ना कर सकी, कलवे के दम से हो। इतने बच्चे पढ़ते हैं, एक कल्लू भी पढ़ जाएगा। मगर कल्लू के सुपुर्द हजारों ड्यूटियां थी। चची बी की कमर दबानी, दोपहर को पैर के अंगूठे से रस्सी खींचना, तुझे मुझे पानी पिलाना, एकदम सारे घर को ही प्यास लग जाती। कल्लू को एक मश्क पानी कटोरा करके ढोना पड़ती। छब्बो और छाबा से खेलना, 1000 बार झुंझुना गिराए तो उठाना। छाबा की गुड़िया को 1 मिनट में 36 बार दुपट्टा उड़ाना। मेहतरानी से पोतरे धुलवाने के लिए पानी डालना। इतना वक्त ही कहाँ मिलता था जो कल्लू इल्म व अदब की तरफ रुजू करता। वैसे मौलवी साहब मुफ्त का उल्लू पढ़ाने के कायल भी न थे। कल्लू के कपड़े भी तो इस काबिल ना रहते थे कि वो सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सके। हमारे यहाँ बावर्ची था, इसलिए मामागिरी से तो कल्लू की माँ को निजात मिली हुई थी। मगर गेहूं फटकना, दालें चुनना, मसाले कूटना, बच्चों को नहलाना धुलाना, जिन्स तुलवाना, किसी के बाल बच्चा हुआ तो रातों को जच्चा के सिराने जागना कि कहीं बिल्ली हरामखोर नाल की बिसौन से लगी चली जाए और बच्चों को चबा के न रख दे। कल्लू चंद महीने का गोद में होगा, सुनावनी आ गई। न मैयत उठी, न जनाजा आया, न तुरबत बनी। बस एक तार ने चूड़ियां ठंडी कर दी। कांच की चूड़ियों और 2 महीने के गुलाबी फिरोजी रंग से पीछा छूट गया।
जवान बेवा किसको भावे, जहां गई निकलना पड़ा। लुढ़कती हमारे यहाँ आकर दम लिया तो कल्लू की इश्कबाजी ने पैर उखाड़ दिए। 2-4 पैगाम भी आए। खुद शौकीन मिजाज चचा, छोटे चचा ने हाथ सफा करने की कोशिश की, मगर कल्लू की मां ने पुट्ठे पर हाथ न धरने दिया। ना मियां, मेरा पूत जवान होगा तो क्या किसी को मुंह दिखाएगा कि भैया ने खत्म कर लिया। वैसे वो चचा की शादियों की लत से भी वाकिफ थी। ब्याहता बीवी पर तंबोलन, तंबोलन पर बिसातन, उस पर धोबन, मिरासन और भंगी का नुज़ूल हुआ। गर्ज मियाँ ने कोई बन या तन न छोड़ी, और जब उनकी बीवियों में जूतम पैजार बढ़ती और एक नई फुलझड़ी लाकर छोड़ देते। उनके हिस्से के दलान में यतीम खाना खुला हुआ था। कल्लू की मां में दम दरूद भी न था। 25 बरस की उम्र में खक्खू डाइन होकर रह गई थी। सूरत मक्खियां भिनकती थीं। अजली रंडापा बरसता था। आए दिन नीम तले खटिया पर लिहाफ ओढ़े जोड़ी बुखार से कुश्ती लड़ा करती। वैसे कोई काम की चीज को काहे को ब्याहे। मुफ्त की नौकरानी किसे बुरी लगती है। उसी शाम उन्होंने बुखार में झुलसते हुए कल्लू को कंधे से लगाया और पड़ोस में नवाब मुमताज के शागिर्द पेशे में जा पड़ी। नवाब साहब का भरापुरा घर था। पढ़े लिखे फैशनेबल लड़के लड़कियां बहुएं कोठी के शानदार अहाते में आए दिन डिनर पार्टियां होती, और उसी कोठी के एक गुमनाम से कोने में नवाब साहब पड़े जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। 2 साल से उनकी अब तब हो रही थी, मगर जानो अल्लाह मियां से पट्टा दिखा कर लाए थे। अच्छे भले नौजवान लुढ़क जाएं, पर बुढ़ा टस से मस ना हो। एक तो दुनिया भर की बीमारियां, जिनमें पुरानी पेचिश और गठिया पेश, ऊपर से बुढ़े का दिमाग 7वें आसमान पर। मुंह पर वो मुगलजात के कोई नौकर 8 दिन से ज्यादा न ठहरता। कल्लू की मां के भागों उनका नौकर भागा हुआ था, लिहाजा 7 रुपये महीना और खाना, और साल में 2 जोड़े सूसी के कपड़ों पर वो नवाब साहब के नर्स के तौर पर रख ली गई। हमारे खानदान की तो नाक कट गई। नवाब साहब के यहां से लेन देन बंद था। वो अपने आप को न जाने क्या समझते थे। अब तो और भी तन गई। न जाने कल्लू की मां की तीमारदानी ने रंग दिखाया। बुढ़ा जिद बांध रहा था, बजाय सांसों की डोर टूटने के और मजबूत हो गई। बुढ़ा बदमिजाजी का ठेकेदार था। बेचारी सर झुकाकर उनकी गालियां कोसते सुना करती। कोठी में कह गुजा करते, और वो बैठी बुढ़े की कै समेटा करती। और फिर बड़े मियाँ की गालियों में कमी आने लगी। ग्लास रिकावी मार फेंकने की आदत में भी कमी आ गई। कभी कभी तरंग में आकर सिराने से कन्नी निकालकर कल्लू को देते। क्यों बे, क्या लेगा, वो उसे मजाक में पूछते। जी रोशनाई, घास खा गया है, गज्जक लीजियो। अच्छा जी अच्छा, कल्लू सहमी हुई आवाज में कहता। एक दिन कल्लू की मां ने मुंह धुलाकर सिलपची उठाई तो बड़े मियाँ बड़ी नर्म आवाज में बोले, कल्लू की मां, तुम मेरी पोतियों के बराबर हो, पर नामहरम से ये गूमूत कराए
मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अब बुढ़ापे में मरते वक्त आक़िबत खराब करना नहीं चाहता। अगर तुम मुनासिब समझो तो निकाह कर लो। कल्लू की मां से सिलप की छूटते छूटते बची। कोई जवाब ना आया। अपनी कोठरी में चली गई और देर तक बेसुध पड़ी रही। फिर एकदम जी भराया और खूब भड़ास निकाली। हाय मरने वाले, ये तुमने किस कसूर की सजा दी? शाम को जब वो बेड पैन लेकर आई तो बड़े मियाँ तकिए के सहारे बैठे थे। मुझे हाजत नहीं, अभी करीम आया था, उसने फरागत करा दी। उन्होंने ज़रा सूखी आवाज़ में कहा, और कल्लू की माँ का खून खुश्क हो गया। या मौला, अब कितनी सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं? सर चकराया और दरवाज़ा से टिक गई। सर्दे की 2 फांके ज़रा बर्फ लगा कर ले आओ। बड़े मियाँ अपनी रूखी खुरदरी आवाज़ में बोले। आंसू झपककर कल्लू की माँ सर्दे की काशें ले आईं। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ बड़े मियाँ की ढीली बतीसी की चपड़ चपड़ सुनाई दे रही थी। बड़े मियाँ कुछ नादिम कुछ झेपे से सर्द के कतले सकते रहे। कल्लू की माँ की निगाहें झुकी हुई थी। इतने में चिट्टे पीछे से कल्लू की आंखें चमकी। माँ ने इशारे से भगाना चाहा, मगर मियाँ बोले, आने दो बच्चे को। कल्लू दबा दबा आया और घबराहट छुपाने को कभी एक पैर और कभी दूसरे पैर पर डगमगाता रहा। कुछ पढ़ता वढ़ता भी है या बस डंडे बजाता है? पास बुलाकर वो कल्लू से इधर उधर की बातें करने लगे। कल्लू की माँ जब उनकी बतीसी धोकर लाई तो वो बड़े मियाँ को 6 का पहाड़ा सुना रहा था और वो आंखें बंद किए ऊँघ रहे थे। माँ के इशारे पर कल्लू बाहर जाने लगा तो बड़े मियाँ गुर्राए। हम सो नहीं रहे हैं कलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन? बड़े बड़े आंसू कल्लू की माँ के आंख में भराए। कलेजा सन सा हो गया। बस कल्लू का बाप यूं कलीमुद्दीन लिखा करता था। कलीमुद्दीन उसके आखिरी खत में भी था। पर अब तो वो दुनिया से ही माफ कीजिएगा, पर अब तो वो दुनिया से कल्लू ही बनकर रह गया था। और इस गुमनाम से कल्लू की माँ मुंह फेर कर जब वो खाली रिकाबी उठाने लगी तो फिर गरजे, हम पहाड़ा सुन रहे हैं, देखें पाजी को कुछ याद भी है या नहीं। हाँ भाई, तो 6 सत्ते 42, कल्लू ने सहमी हुई आवाज में कहा। और कल्लू की माँ का दिल पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगा। बड़े मियाँ ने फिर निकाह की बात नहीं छेड़ी, मगर कल्लू से उनकी दोस्ती यारानी की हद को पहुंच गई। आहिस्ता आहिस्ता उनके बिस्तर पर बैठने लगा। दोनों 2 पतिया खेलते तो बड़े मियाँ खूब बेईमानी करते और कल्लू उनसे झगड़ता। उनके बिस्तर पर बैठने के लिए कल्लू को कपड़े भी साफ पहनाने पड़ते। वैसा उसे कामकाज नहीं करना पड़ता था, इसलिए तो मैला भी ना होता था। एक दिन ताश खेलते खेलते एकदम बोले, 14 पंजे 81। बड़े मियाँ गुर्राए। क्या कहा? 81। करीम खान, उस उल्लू के पट्टे मौलवी की दाढ़ी पकड़कर हमारे सामने हाजिर करो। जब मौलवी साहब आए तो बड़े मियाँ हुक्कारे, सुनिए मौलवी साहब। हाँ भाई, कलीमुद्दीन 14 पंजे 81। कल्लू ने मरी हुई आवाज में कहा। सुना आपने मौलवी साहब, 14 पंजे 81। बच्चे को आप अपना सर पढ़ाते हैं? बड़े मियाँ ने मौलवी साहब की घंटा भर तक टांग खींची। फिर कल्लू की माँ की 4 घंटे जान पर सूली फिर कल्लू की माँ की 4 घंटे जान सूली पर कर दी। और उस दिन से मौलवी साहब बरामदे में बैठकर
कल्लू को सबक देने लगे। सनक सवार हो जाती तो बड़े मियाँ मौलवी साहब और कल्लू दोनों की धोबी घाट कर देते। साफ सुथरे पोतों नवासों को कहाँ इतनी फुर्सत थी जो अपनी नर्सरी और किंडरगार्टन से पुराने पेचिश से सड़े हुए दादा मियाँ के पास आते। कई कई दिन गुजर जाते, कोई पलट कर ना पूछता। लोग मुंतजिर थे कि कब बड़े मियाँ मरे और उनका धूमधाम से 40वां हो। प्यार का भूखा कल्लू बड़े मियाँ की सुनसान बूढ़ी जिंदगी में तरोताजा फूल की तरह खिल उठा। दो प्यार के तरसे हुए एक छोड़ हजार जान से एक दूसरे पर आशिक हो गए। घंटों दोनों में ऐसे घुल मिलकर बातें होती जैसे वो हम सुन रहे हों। अबे कलीम, फाख्ता ने दाना खाया? नहीं अब्बा जी, चावल वैसे के वैसे पड़े हैं। अम्मा गाउदी होने रहे, फाख्ता चावल पर मुंह नहीं डालेगी, उसे कूदो दो। और दोनों सर जोड़कर फाख्ता को कूदो खिलाते। वो एक दाना खा लेती तो बड़े मियाँ का चिल्लू खून बढ़ जाता। और एक दिन बड़े मियाँ उठ खड़े हुए। जब कल्लू की माँ ने उन्हें लाठी के सहारे दूसरे हाथ से कल्लू का कंधा पकड़े सहन में क्यारियों के पास देखा तो कलेजे में गोली सी लगी। कोठी में बम फट पड़ा। और जब लोगों को मालूम हुआ कि रात को दादा मियाँ ने कल्लू की माँ से निकाह पढ़वा लिया, 20,000 मेहर नकद बैंक में और नहर वाली कोठी जिसका 150 रुपया महीना किराया आता था। महीना कहती थी वो एक खर्राफा है, चची ने कहा। हालांकि ये पेशन गोई उन्होंने उसी दम घड़ी थी। हफ्ता कल्लू की माँ और दादा के चर्चे मोहल्ले वाले नमक मिर्च लगा करते रहे। एक शायर किस्म के नौजवान ने तो उन पर नज़म तक कह डाली। खानदान वालों की लेजे से तगाकर बड़े मियाँ ने अपनी तरफ के दरवाजे में ईंटें चुनवा दी। सबकी मोहब्बत फड़फड़ा के जाग उठी और लावारिस बुढ़ा सबका चहीता बन गया। मगर जिद्दी बुढ़े के मुंह लगना मुनासिब न समझा कि कल्लू की माँ के जादू में आकर रही सही जायदाद न दे डाले और मुफ्त के ऐश में चिंगारी पड़ जाए। निकाह की रात जब रफ़े हाजत के बाद बत्ती सी धोकर ग्लास में डालकर सिराने रखने गई तो वो और कल्लू दो मासूम बच्चों की तरह गले में बाहें डाले बेखबर सो रहे थे। मर्शिदा ने दुरुस्त करके कल्लू की माँ बरामदे में अपनी मखसूस पलंगड़ी पर लेटी तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो एक छतार बरगद की छांव में लेटी हैं। बेख्तियार कानों में अपनी बारात के ताशे तड़तड़ाने लगे। अनार फुजड़ियाँ छूटकर दिमाग में जुगनू की तरह फैल गईं। वो मांझा, चौथी, बरी एक एक करके जहन की पगडंडी पर गुजरने लगी। उम्र ही क्या थी, रहीम भी तो कम से नहीं था। मेहंदी से लाल हाथ कई दिन यार दोस्तों से छुपाए फिरा था। और फिर घर की अंधेरी कोठरियों और सुनसान छतों पर वो जवान हुए। फिर कल्लू ने उन कोनों खतरों का भांडा फोड़ दिया। मगर बनते ही दुनिया उजड़ गई। कल्लू की अम्मा का कलेजा फटने लगा। मरने वाले की जवान चौड़ी छाती सांस रोकने लगी। थके हारे मुसाफिर की तरह कल्लू की माँ ने उस गैर मरई छाती पर माथा टिका दिया जो संगे मरमर की तरह सर्द और बेजान थी। एक अनजानी गोली उस छाती को चीरती हुई मासूम कल्लू और बदनसीब माँ के वजूद को पाश पाश कर गई। ये था अफसाना हमसफर। फिर मिलूंगा आपसे, इजाजत दीजिए।